साइकोलॉजी एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर एक ब्रांच आ गया क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि मनोरोगों की यानी कि क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करता है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है और भी इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर जो कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी से रिलेटेड होते हैं। साइकोलॉजी एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे हम पूरी तरीके से मनोविज्ञान की बात करते हैं, हमारी आदतों, बिहेवियर, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, उसमें बहुत कुछ आता है। सो व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली डिसऑर्डर्स और उनकी ट्रीटमेंट की बात, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इन सब चीज़ों के साथ डील करती है। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जो कि मनोविज्ञान से रिलेटेड समस्याओं के साथ डील करते हैं वो कहलाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के बारे में काम करते हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्कूल साइकोलॉजिस्ट, मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के मैरिज काउंसलर्स हैं, नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। लेकिन जब भी हम मनोरोगों की बात करते हैं, क्लिनिकल इंटरवेंशंस की बात करते हैं, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इस एरिया में स्पेशलाइज्ड रहते हैं। साइकाइट्रिस्ट वो लोग होते हैं जो कि पहले MBBS करते हैं और उसके बाद अपनी 2 ईयर की जो MD होती है वो साइकाइट्री में करते हैं। वो बेसिकली मनोरोगों के लिए दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो साइकाइट्रिस्ट होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सभी तरह के साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और काम कर सकते हैं। हालांकि आज का सोसाइटी का जो चलन है उसमें सभी तरह के डॉक्टर्स भी ग्रुप में या टीम बना करके काम करते हैं, तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट आपको टीम में मिलेंगे जिसमें कि रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे और साथ में साइकाइट्रिस्ट भी रहते हैं। इंडिया के अंदर एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको काम करने के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI द्वारा रजिस्टर होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन का RCI का अपना एक प्रोसेस है। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद RCI में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देंगे एंड देन फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका देते हैं और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे ही आप इंडिपेंडेंटली अपनी प्रैक्टिस करते हो एज अ साइकोलॉजिस्ट। इसके पूरे एथिकल नॉर्म्स हैं। सबसे पहला जो नॉर्म है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना। हमारी सोसाइटी में हम लोग सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अपनी पर्सनल चीज़ें रिवील नहीं करना चाहते, तो कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे बड़ा एथिकल क्लॉज है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हर प्रोफेशन में एक मेडिकल डॉक्टर के पास भी कुछ एथिकल नॉर्म्स होते हैं, उसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट को भी बहुत सारे एथिकल नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। आजकल सबसे प्रोमिनेंट जो इशू है वो है प्राइवेट जॉब में काम करने वाले या हाई प्रेशर जॉब में काम करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने के बाद अपने काम करने की बहुत सारी एफिशिएंसीज़ जब उनकी कम हो जाती हैं तो इस परेशानी से डील कर रहे होते हैं। बेसिकली वो किसी ना किसी स्ट्रेस डिसऑर्डर या एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ट्रैप में होते हैं। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के हैं जो अपनी एंग्जाइटी या डिप्रेसिव एपिसोड्स जैसी किसी चीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं। आज से सालों पहले जब ये डिसीजन लिया था कि एक साइकोलॉजिस्ट होना है, तब थोड़ा मुश्किल था। तब उस वक्त पे हमारी सोसाइटी इतनी ओपन नहीं थी एक साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करने के लिए। लेकिन इनिशियली क्योंकि उस टाइम पे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो मेरे करियर के शुरुआत के कुछ साल डेडिकेटेड रहे करियर काउंसलिंग को। तो वहाँ से मैंने हमेशा एक चीज़ को देखा कि हर बच्चे को हक है कि वो अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन चुन सके, उसके लिए उसकी जानकारियाँ होना चाहिए जो कि उसका मौलिक अधिकार हो, ऐसा मैं समझती हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो मैंने स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ के साथ डील करना शुरू किया। अभी जो मेरे पेशेंट्स हैं उसकी में एक बड़ी तादाद जो है उन्हीं पेशेंट्स की हैं जो कि हाई स्ट्रेसफुल या हाई डिमांडिंग जॉब्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। तो इन सब लोगों के साथ डील करते हुए मैंने अपनी लाइफ में ख़ास तौर पे एक चेंज जो है वो ये देखा है कि मेरे अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ज़्यादा शांति है,
ज़्यादा एहसास है इस चीज़ का कि आज की हमारी ये भाग दौड़ कल हमें कहाँ ले जाके छोड़ेगी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करती हूँ, और एज ए प्रोफेशनल अभी बहुत लंबी दूरी तय करने को बाकी है, क्योंकि इस कोविड की सिचुएशन ने बहुत सारे लोगों को उनके परिवार से छीन लिया, और उसके बाद जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की एक समस्या होती है, जो कि किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के होने के बाद ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। अभी मेरे पास जो ज़्यादातर पेशेंट हैं वो PTSD के हैं। सो अभी मुझे लगता है कि यहाँ से लेकर के आगे आने वाले कई सालों तक मैं ज़्यादातर PTSD के साथ डील करने वाली हूँ। तो इस तरीके से करियर और लाइफ चेंज होती जा रही है टाइम के साथ साथ। देखिए, बड़ी कॉमन चीज़ है कि जब मैं अपने पेशेंट्स के साथ डील करती हूँ तो मुझे बहुत बार ये चीज़ सुनने को मिलती है कि हमें लग रहा था कि हमारे साथ कोई समस्या है, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं ये मैं मैनेज कर लूँगा या ये मैं मैनेज कर लूँगी। तो ये सबसे बड़ी चूक है कि हमें ये लगता है कि हम अपने आप को खुश रखने की कोशिशें करके एक मानसिक विकार से छुटकारा पा लेंगे। मुझे लगता है कि अभी वो टाइम आ गया है कि जब हम लोगों को सचेत होना चाहिए इस चीज़ को लेके, और अपने ऊपर ट्रायल एंड एरर करना अब हमें बंद कर देना चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि आपको परेशानी हो रही है तो हमेशा हेल्प सीख करें, हमेशा एक एक्सपर्ट से हेल्प लें और अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक करें।